तो बच्चों, हमारा जो चल रहा था वायु परिवहन, और वायु परिवहन में अब नेक्स्ट जो चलेगा वो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डे होते हैं बच्चों, जो पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त होते हैं। तो ऐसे हवाई अड्डे जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधित विधियों का प्रयोग में लाया जाता है, ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कहलाते हैं। तो ऐसे हवाई अड्डे जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जो विधियाँ हैं उनको जो अपनाया जाता है और संबंधित विधियों को प्रयोग में लाया जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन जो वाहनों से, एरोप्लेन से निकलने वाला जो कार्बन युक्त जो प्रदूषण है उसको कम करने के हेतु जिन विधियों को प्रयोग में लाया जाता है बच्चों, उनको उन हवाई अड्डों को हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कहते हैं या कहलाते हैं। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में हैदराबाद ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया महाद्वीप का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। जोधपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, नागालैंड व अरुणाचल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की योजना है। तथा ये तो भारत का हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो एशिया महाद्वीप का प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ही है, एयरपोर्ट है बच्चों। इसके अलावा जोधपुर पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम में, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे निर्माण की योजना है, यानी योजना चल रही है। आगे हम देखते हैं भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो भारत में वर्तमान में 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें प्रमुख हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, एक कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों। सांताक्रूज या छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। तथा चेन्नई हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा तथा जयपुर हवाई अड्डा और अहमदाबाद हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आदि, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बच्चों, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं। भारत में वर्तमान में 104 देशों के साथ वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। भारत वर्तमान में 104 देशों के साथ वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अब देखते हैं बच्चों भारत में हवाई अड्डे विकास के लिए अनुकूल दशाएं। भाई क्या क्या दशाएं जिससे कि भारत में हवाई अड्डों का विकास के लिए, तो भारत एक विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए भी वायु परिवहन यहाँ के लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि भारत एक विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है। भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत भूमध्य रेखा के ऊपर होने की वजह से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तो इस भारत से होकर बहुत से जो यूरोप हैं और ऑस्ट्रेलिया से यूरोप की ओर जाने वाले जो
अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती है वो भारत मध्य में पड़ने की वजह से ये भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर हैं। इस वजह से ये यहाँ पर वायु परिवहन को विकसित होने में विकास के लिए ये अनुकूल दिशा भी हैं। नेक्स्ट, वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम उपलब्ध हैं। भारत में वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम भी हैं, तो इस वजह से इन वायु परिवहन का विकास होने में अधिक संभावना है। वायु निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान को भी देश में उपलब्ध हैं। दूसरी जो अनुकूल दशा है, वायु निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध हैं, तो तकनीकी ज्ञान भी हैं, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। देश का विशाल पर्यटन उद्योग आदि, और देश में विशाल पर्यटन उद्योग भी हैं, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे विदेशी भी पर्यटक के रूप में आते हैं। हमारे भारतीय भी एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा या मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो इसके लिए भी भारत में हवाई अड्डों के विकास के लिए अनुकूल दशा होने की वजह से, तो इन अनुकूल दशा होने की वजह से इसके विकास में बहुत बड़ी अहम भागीदारी वायु परिवहन की हो सकती है। तो इन चीज़ों की वजह से हमारे भारत में आने वाले भविष्य में वायु परिवहन बढ़ चढ़ कर विकास हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के प्रमुख उद्देश्य है। तो एक राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 बनी थी, इसके प्रमुख उद्देश्य बच्चों देखिए, तो नागरिक उड्डयन के मामले में देश को 2022 तक 90 से 30 स्थान पर लाना, यानी कि जो वायु परिवहन को जो इस्तेमाल करते हैं जो नागरिक, उसको देश को 2022 तक जो 90 स्थान है, और 90 स्थान से कौन से स्थान पे लाना, तीसरे स्थान पे लाना, ये नीति बनी। नेक्स्ट, वाणिज्य उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2016 में 17 से बढ़ाकर 2019 तक 127 करना। तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि 2016 में जो 77 जो हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 2019 तक कितना करना था, 127 करना था। नेक्स्ट, मालवाहक सामानों की मात्रा को 4 गुना बढ़ाकर 2027 तक 10 मिलियन टन करना। विमान सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक ले जाना, जो विमान सेवा अभी महंगी है उसकी पहुंच आम आदमी तक ले जाने के लिए उसको सस्ती करना, और भी हवाई अड्डों का विकास करना, वायु परिवहन के साधनों का विकास करना, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों व हेलीकॉप्टर अड्डों का विकसित करना। जो ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हवाई अड्डे हैं, उनका विकास करना, और हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना। अब वर्तमान समय में भारत में 23 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वे शहर हैं कोलकाता हैं, नई दिल्ली हैं, अहमदाबाद हैं, हैदराबाद हैं, गुवाहाटी हैं, गोवा हैं, कोझिकोड हैं, कोची हैं, पोर्ट ब्लेयर हैं, श्रीनगर हैं, बेंगलुरु हैं, तिरुवनंतपुरम हैं, इंदौर हैं, मुंबई हैं, नागपुर हैं, अमृतसर हैं, जयपुर हैं, चेन्नई है, लखनऊ है, वाराणसी है, कोयम्बटूर है, मंगलूर है, तिरुचिरापल्ली है। इन घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2012 को प्रदान किया। अब है बच्चों जल परिवहन। तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, जो भारी व स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जो भारी व स्थूल यानी बड़ी आकार की
परिवहन सामग्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। भारत में व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर है। भारत व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर है। यानी विश्व में कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो देखिए बच्चों, देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए अनुसरण के लिए तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत के जलमार्ग को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। तो भारत के जो है जलमार्गों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक जल परिवहन है और एक महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन बच्चों हमारे देश के अंदर जो नदियां हैं, जो बारहमासी नदियां हैं, उनमें होता है। नदियां झीलों में होता है और नहरों में होता है। और महासागरीय परिवहन जो महासागरों में होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, वहाँ माल ले जाने के लिए लाने ले जाना, ये होता है। तो आंतरिक जल परिवहन भारत में 14,500 किलोमीटर जलमार्ग नौकायन तो उपलब्ध हैं। तो भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन यानी बड़ी बड़ी नौकाओं के जो है तो उपलब्ध हैं, जो देश के परिवहन में यानी सभी में, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सभी में जो देश के परिवहन में 1% योगदान देता है। देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार, उड़ीसा में हैं। तो आपके मन में एक ख्याल आया होगा, एक सवाल आया होगा कि ये और राज्यों में क्यों नहीं है? तो बच्चों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना बड़ी नदियां हैं, जो चौड़ी नदियां हैं। इनमें नौकाई परिवहन के द्वारा माल को ढोया जाता है। पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र भी हैं और ये गंगा जो हुगली के नाम से जानी जाती है, ये भी है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी है, कृष्णा गोदावरी, असम में भी हैं, और केरल में कावेरी, केरल में इरावती नदी है, बिहार में गंडक नदी है, उड़ीसा में दामोदर नदी है। तो ये नदियाँ क्या है बच्चों? ये 12मासी नदियाँ हैं। ये 12 महीने इनमें पानी होता है, ये बहने वाली नदियाँ हैं। तो इन राज्यों में जो नदियाँ हैं, ये 12मासी नदियाँ हैं और इनमें नौका के द्वारा परिवहन, जलमार्ग परिवहन होता है, आंतरिक जलमार्ग परिवहन होता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार, उड़ीसा में हैं। अब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्न हैं। तो निम्नांकित 6 जलमार्ग हैं जो 2013 तक राष्ट्रीय जलमार्ग तौर पर घोषित किए गए हैं, क्योंकि इनमें जब नौकायन होता है इनमें, तो इनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो निम्नांकित 6 जलमार्ग 2013 तक राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किए गए हैं। तो पहला है जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग, ये 1986 में गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र का 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो इलाहाबाद यूपी, हल्दिया
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास में मार्ग 1986 में गंगा भागीरथी और हुगली नदी तंत्र का 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है बच्चों। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये सदिया गुबरी मार्ग हैं जो 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि यह असम वाला मार्ग है, अरुणाचल प्रदेश असम वाला मार्ग है जो 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ये नदियों में सदिया गुबरी मार्ग। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, एक कोटापुरम केनाल जलमार्ग है 1991 में, ये तमिलनाडु वाला है। केनाल नर वाला जलमार्ग है। तो कोटापुरम केनाल जलमार्ग 1991 में। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 एक काकीनाडा पद्दुचेरी केनाल जलमार्ग हैं जो 2008 में गोदावरी और कृष्णा नदी पर 1028 किलोमीटर लंबा जलमार्ग हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 N5 छरबतिया गममारा जलमार्ग 2008 में घोषित किया गया है। ये ब्राह्मणी नदी का 585 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है बच्चों। नेक्स्ट है 2013 में असम के बराक नदी पर 121 किलोमीटर का लखीमपुर बंगा मार्ग देश का 6वां जलमार्ग है। तो 2013 में असम के बराक नदी पर 121 किलोमीटर का लखीमपुर बंगा मार्ग देश का 6वां जलमार्ग है। अब आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधा हैं। कौन कौन सी बाधा आती है भाई, जिससे कि आंतरिक परिवहन इतना विकसित नहीं हो पाया। इसकी निम्न बाधा हैं बच्चों। कौन कौन सी बाधा हैं अब देखेंगे। पहले इसको देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 हल्दिया इलाहाबाद हल्दिया, इसका विस्तार 1620 किलोमीटर है। ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो कि यंत्रीकृत नौकाओं के द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं के द्वारा हरिद्वार तक नौकायन योग्य हैं। ये विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित हैं। हल्दिया फरक्का जो 560 किलोमीटर है, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर है और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर है। और इसकी घोषणा तिथि है बच्चों 27/10/1986। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया दुबरी विस्तार, यह 891 किलोमीटर है बच्चों। ये ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर के द्वारा डिब्रूगढ़ जो असम में है 1384 किलोमीटर तक नौकायन योग्य हैं, जिसका भारत और बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। और इसकी घोषणा तिथि है 26/10/1988। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ए कोटापुरम कोलम विस्तार 168 किलोमीटर। इसके अंतर्गत पश्चिमी टर्नर 168 किलोमीटर के साथ चापाकारा 23 किलोमीटर तथा उद्योग मंडल 14 किलोमीटर नहरें आती हैं। अब देखिए, हमने देखा कि आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधा हैं। क्या क्या बाधा हैं जिससे कि आंतरिक जल परिवहन का इतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो देखिए, आंतरिक जल परिवहन में जो बाधा है बच्चों, तो नदियों का मौसमी होना। देखिए बच्चों, देखिए उत्तर भारत की नदियाँ तो 12मासी नदियाँ हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ मौसमी नदियाँ ये वर्षा काल में ही बहती है। इस वजह से ये नदियों का मौसमी होना, यानी कि नदियों का मौसमी होने की वजह से राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास नहीं हो पाया है। जल स्तर में परिवर्तन। अब जो नदियाँ हैं जब वर्षा काल में, तो ये नदियों में भारी ये अपने पूरे वेग से बहती है और जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो इनके जल में परिवर्तन आ जाता है, इन्हें जल कम हो जाता है। तो जल स्तर में परिवर्तन होने की वजह से भी राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास नहीं हो पाया है।
उत्तर भारत की नदियों में तो देखेंगे इनमें तो जल हमेशा 12 मासी, क्योंकि हिम पिघलती रहती है, जल आता रहता है कि पहाड़ों से निकलती है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ पठारों से निकलती है, तो इनमें जल स्तर में परिवर्तन होता रहता है। ये वर्षाकालीन नदियाँ हैं, बरसाती नदियाँ हैं, तो इस वजह से भी इतने दक्षिणी भारत में इतना जलमार्गों का विकास नहीं हो पाया, ये बाधा है। नेक्स्ट है जलप्रपात। नेक्स्ट जो है कि जलप्रपात, कुछ नदियाँ जलप्रपात बनाती है जिससे कि नौकायन के लिए ये जलप्रपात क्या है, अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ नदियाँ ऊपर से नीचे गिरती है, घाटी से ऊपर, पहाड़ों से नीचे घाटियों में गिरती है, तो ये जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात की वजह से बहुत सी नदियों में क्या नहीं हो पाया है, जल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है, नौकाएं चलाई नहीं जा सकती। अवसाद की अधिकता, कुछ नदियाँ जब ये वर्षा काल में बहती है तो अपने साथ अनेक मात्रा में तलछट और अवसाद लेके आती है, और ये अपने धरातल के अपने पेंदे पर अपने आसपास ये अवसाद जमा कर देती है, जिससे कि जल परिवहन में बहुत बड़ी समस्या आती है। तो अवसाद की अधिकता के कारण उन नदियों का जो पेटा है वह अवसाद से भर जाता है, इसलिए जल भी कम होता है। नेक्स्ट, सदावाहिनी नदियों से सिंचाई नहरें निकालने से जल की कमी आना। कुछ नदियों पर बांध बनाए गए हैं और बांध बनाने की वजह से उनसे नहरें निकाली गई है, और नहरें निकालने से उन नदियों में जल की कमी आ गई है। तो इस वजह से ये जल परिवहन में बाधा है। इस वजह से क्या है, ये जल परिवहन में बाधा है। तो ये आंतरिक जल परिवहन के विकास में ये बच्चों बाधा हैं कौन कौन सी देखेंगे हम। एक तो नदियों का मौसमी होना, जल स्तर में परिवर्तन होना, जलप्रपात बनाना, अवसाद की दिक्कता, सदावाहिनी नदियों से सिंचाई की नहरें निकालने से जल की कमी आना आदि। नेक्स्ट है महासागरीय जल परिवहन। नेक्स्ट है महासागरीय जल परिवहन। तो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय रेखाएं, भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय रेखाएं और संपूर्ण तटरेखा पर 13 प्रमुख तथा 200 लघु एवं मध्यम पतन हैं। तो हम देखेंगे कि जो भारत की है, इधर से चल जाओ गुजरात से लेके उधर से उड़ीसा तक हम देखेंगे कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखाएं बच्चों, जो ऐसे हैं बच्चों, तो ये संपूर्ण तट पर 13 प्रमुख तथा 14 लघु एवं मध्यम पतन है। भार के अनुसार 90% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय जलमार्गों द्वारा होता है। यानी कि भार के अनुसार तो 90% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय जलमार्गों के द्वारा किया जाता है या होता है। अब नेक्स्ट है बंदरगाह या पतन। बंदरगाह या पतन। अब बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर जहाज आते जाते हैं, अपने माल को ढोते हैं, तो उसे कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह पारसी भाषा का बंद प्लस दर प्लस गाह एंड बंद स्थान का घेरा शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्र से बचाव करने वाला स्थान। समुद्र से बचाव करने वाला स्थान से बंदरगाह कहते हैं। जिस बंदरगाहों को हिंदी में पोताश्रय भी कहा जाता है। बंदरगाहों को हिंदी में क्या कहा जाता है? पोताश्रय भी कहा जाता है। बंदरगाह नदी या समुद्र के किनारे स्थित एक पोताश्रय होता है, जहाँ जहाज़ों से माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा होती है। बंदरगाह को
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेशद्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वह है बंदरगाह। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो कुल समुद्री व्यापार का 76% वहन करते हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो कुल समुद्री व्यापार का 76% वहन करते हैं। अब देखिए, अब दो हमारे एक तो पश्चिमी तट हैं और एक पूर्वी तट हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, अब इन पे अलग अलग बंदरगाह हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये मेट में पूछ सकता है क्वेश्चन। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, पहला बंदरगाह कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्गावा गोवा में है। तो कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मर्मगांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोची केरल में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये पूर्व में नावा शेवा है, ये भी मुंबई में है। तो ये बंदरगाहें जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, कांडला है, मुंबई है, मर्मगांव है, न्यू मंगलोर है, कोची है, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। अब देखिए पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरन,